नमस्ते बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जनरल एंड सब्सिडरी बुक, उसमें मैंने आपको लगभग जनरल एंट्रियां करवा दी है, लेकिन कुछ एक जनरल एंट्रियां बच गई है, वो आज कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले कल अपने बैंक संबंधी लेन देन किए थे। जब बैंक अपने ग्राहक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है, जब बैंक क्या करती है, अपने ग्राहकों को या व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है, तो इसके बदले में वो बैंक चार्ज वसूल करती है। यानी कि इस सेवा के बदले में वो क्या करती है, समय समय पर ग्राहक के खाते में से पैसे काट लेती है। समय समय पर क्या करती है, ग्राहक के खाते में से पैसे काट लेती है, या ऐसे बोल दो कि वो उसके लिए चार्ज वसूल करती है। जब वो चार्ज वसूल करेगी तो चार्ज वसूल करने की एंट्री क्या होगी, पहले ये देखो कि अपने व्यापारी की पुस्तकों में लेखा करते हैं, तो व्यापारी के लिए वो बैंक चार्ज है, वो क्या हो गया, हानि होगी। बैंक चार्ज हानि होगी, तो बैंक चार्ज जब हानि होगी तो उसकी एंट्री, बैंक चार्ज को तो अपने डेबिट कर देंगे, लेकिन अपने बैंक चार्ज बैंक को जाके नगद में नहीं दे के आते, वो अपने खाते में से कटते हैं, इसलिए बैंक को क्या करेंगे, वहाँ पे जमा कर देंगे। तो अपनी एंट्री क्या होगी, बैंक द्वारा बैंक शुल्क वसूल करने पर एंट्री अपनी बनेगी बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक द्वारा बैंक शुल्क वसूल करने पर बैंक द्वारा बैंक शुल्क वसूल करने पर, यानी बैंक क्या करती है, जब बैंक शुल्क वसूल करती है तो उसकी एंट्री आपको क्या करनी है, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन इसका होगा बीइंग बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय बैंक। बीइंग बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय बैंक, कि जो बैंक चार्जेज है वो किसके द्वारा चार्ज किए गए, बैंक के द्वारा है वो चार्ज किए गए। तो बैंक द्वारा बैंक शुल्क वसूल करने पर अपने एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेज अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, टू बैंक करेंगे, और नरेशन क्या होगा, बीइंग बैंक चार्जेज चार्ज बाय बैंक। अब देखो, कई बार ये होता है कि बैंक अपने ग्राहकों को बैंक ड्राफ्ट की सुविधा देता है। अब बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, बैंक ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, या जिसको बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। अब देखो, बैंक अधिविकर्ष क्या होता है। बैंक अधिविकर्ष का अर्थ ये होता है कि जब बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों को ये सुविधा देता है कि जितनी राशि उनके खाते में जमा है, जितनी राशि उनके खाते में जमा है, ग्राहक क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट बैंक से निकाल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा देते हैं। मान लो किसी ग्राहक को ये सुविधा है कि अगर उसके खाते में 50,000 रुपये है और इसको ये सुविधा है कि वो 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट कर सकता है, तो उसका मतलब होता है कि वो अपने खाते में से 60,000 तक यूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, बैंक उस ग्राहक में रुपए मांगने लग जाएगी, क्योंकि उसके खाते में जमा तो कितने हैं, उसके खाते में जमा तो 50,000 ही है, जमा 50,000 है, लेकिन निकाल 60,000 रहा है, तो 10,000 बैंक उसमें मांगती है। जब बैंक अपने ग्राहकों को ये विभिन्न प्रकार की सुविधा देती है,
तो जब अपने ग्राहकों को विविध प्रकार की सुविधा देती है तो इसके बदले में वो ब्याज भी वसूल करेगी। बैंक ओवरड्राफ्ट पर बैंक क्या करती है, ब्याज वसूल करती है। अब जब ब्याज वसूल करेगी तो ब्याज हमारे लिए या उस व्यापारी के लिए एक लॉस होएगा। अब व्यापारी के लिए जब लॉस होएगा तो फिर क्या करेगा, व्यापारी इंटरेस्ट को तो डेबिट करेगा और वो इंटरेस्ट उसे किसे को देना है, बैंक को देना है, इसलिए वो क्या करेगा, बैंक को क्रेडिट करेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी फिर, यानी कि इंटरेस्ट को तो वो डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट तो डेबिट करेगा और टू क्या करेगा, बैंक करेगा। तो बैंक द्वारा बैंक अधिविकर्ष पर बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज वसूल करने पर, बैंक द्वारा बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज वसूल करने पर, जब बैंक द्वारा बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज वसूल किया जाएगा तो व्यापारी के लिए वो ब्याज है वो क्या नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस ब्याज को डेबिट करेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन इसका बनेगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक द्वारा बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज वसूल किया गया। तो उसकी एंट्री क्या बनी, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब मान, ये तो बात होगी बैंक ओवरड्राफ्ट की, लेकिन अधिकतर ये होता है कि बैंक में ग्राहकों के पैसे जमा होते हैं, इसलिए बैंक उन पर क्या करती है, ब्याज देती है। ये तो जब होएगा जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लेकिन ओवरड्राफ्ट की संभावना तो कम ही रहती है। संभावना किसकी रहती है, ये रहती है कि ग्राहकों के खाते में ग्राहकों के रुपए जमा हैं, तो उस पर बैंक क्या करेगा, ब्याज देगा। जब ब्याज देगा तो वो ब्याज उन ग्राहकों के लिए क्या हो गया, वो ब्याज है वो उन ग्राहकों के लिए फ़ायदा हो गया। और देगा कौन देगा, बैंक देगा, इसलिए इसे जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी। यानी ग्राहक या व्यापारी क्या करेगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट उस व्यापारी के लिए, उस ग्राहक के लिए क्या है, फ़ायदा है, और फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है। देखो, बैंक में ग्राहक की राशि खाते में जमा होने पर ब्याज का लेखांकन। तो बैंक में ग्राहक की राशि खाते में जमा होने पर ब्याज का लेखांकन। तो देखो, इसमें इंटरेस्ट उस ग्राहक के लिए क्रेडिट होएगा और बैंक डेबिट होएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे। और नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने क्या कर दिया,
ब्याज जमा कर दिया। बैंक ने क्या कर दिया? ब्याज जमा कर दिया। तो देखो बैंक द्वारा जब बैंक शुल्क वसूल किया जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब बैंक द्वारा बैंक चार्ज वसूल किया जाएगा, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ही होएगा। फिर अब बैंक द्वारा बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज वसूल करने पर, यानी जब बैंक ने क्या अपने ग्राहकों को बैंक अधिविकर्ष की सुविधा दी है तो उस पर जब ब्याज वसूल करेगा तो उसकी एंट्री क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा तो देखो उसकी एंट्री व्यापारी क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करेगा। तो ये होगी बैंक संबंधी अपने समस्त व्यवहार हो गए। अब देखो अपने ग्राहकों को माल बेचते हैं। ग्राहकों को जब माल बेचते हैं तो नगद और उधार दो तरह से बेचते हैं। अब मान लो माल नगद बेचो चाहे उधार बेचो। कई बार क्या होता है कि जब अपने माल बेचते हैं तो माल की राशि के साथ साथ बिक्री कर वसूल किया जाता है। देखो अब सेल टैक्स वैसे बंद हो गए, लेकिन सवालों में अब भी आपके सेल टैक्स या वेट की एंट्री दी हुई है, जबकि वेट और सेल्स टैक्स दोनों ही बंद हो गए। कहने का मीन, जब व्यापारी अपने ग्राहकों को माल बेचता है तो मान लो 100 रुपये का माल है, 100 रुपये तो वो वसूल कर रहा है, साथ में वो 10 रुपये उन पे सेल टैक्स भी लगा रहा है। तो सेल्स टैक्स 10 रुपये और 100 रुपये का माल, तो टोटल वो कितना वसूल करेगा? 110 रुपये करेगा। टोटल कितना करेगा? 110 रुपये करेगा। तो फिर उसकी एंट्री कैसी होएगी? यानी बिक्री कर सहित माल का विक्रय करने पर एंट्री कैसी होएगी? हमारे पास जो कैश आएगा वो कैश कितना आएगा? 100 तो वो आ गया मान लो, और 10 रुपये उसमें सेल्स टैक्स ले लिया तो 110 रुपये आएगा। तो बिक्री कर सहित माल का विक्रय करने पर बिक्री कर सहित माल का विक्रय करने पर, जब बिक्री कर सहित माल का विक्रय होएगा तो बिक्री कर सहित माल का विक्रय होएगा तो उसका लेखा क्या होएगा? देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो मैंने आपको एंट्री बताई थी। और बिक्री कर सहित है तो साथ में क्या आएगा? सेल्स टैक्स भी आएगा। टू सेल्स अकाउंट और टू क्या करेंगे? टू सेल्स टैक्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स टैक्स अकाउंट। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? जैसे मान लो 100 रुपये का माल है, 110 में बेचा, तो कैश में तो कितना आएगा? 110 आएगा, लेकिन उसमें सेल्स कितनी है? 100 रुपये की है। अपने क्या किया है? सेल टैक्स वसूल किया है, लेकिन सेल्स टैक्स व्यापारी खुद नहीं रख सकता, वो उसे क्या करता है? सेल्स टैक्स को आगे बाद में उसे गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है, लेकिन एक बार ग्राहकों से वो ही प्राप्त करता है। इसलिए कैश में 110 आएगा, सेल्स में 100 आएगा, सेल्स टैक्स में 10 आएगा। नरेशन इसका आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड with सेल्स टैक्स। बीइंग गुड्स सोल्ड विद सेल्स टैक्स, यानी कि सेल्स टैक्स सहित क्या किया हमने? कैश वसूल किया है, माल बेचा है। ठीक है। ये सेल्स टैक्स उस व्यापारी के लिए एक तरह का दायित्व है, एक तरह की लाइबिलिटीज़ है, जब तक वो इसे गवर्नमेंट को पे नहीं करता, क्योंकि बाद में उसे गवर्नमेंट को ही चुकाना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स टैक्स अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था
कि देखो माल के बेचने के अलावा अनेक प्रकार के उपयोग होते हैं। माल को एक तो आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, और माल के अनेक प्रकार के उपयोग आप कर सकते हो। जैसे माल को दान में दे दिया, माल मैंने बताया था उस दिन की माल चोरी हो गया, आग से जल गया, तो इससे रिलेटेड एंट्रियां अपने आप आज करते हैं। जैसे मान लो माल दान में दे दिया, ये मान लेते हैं माल दान में दे दिया। जब माल को दान में दोगे तो व्यापारी के लिए दान क्या हो गया कि व्यापारी के लिए दान एक हानि है। व्यापारी के लिए दान क्या है, एक हानि है, क्योंकि वो दान दे रहा है तो कुछ न कुछ जाएगा। और जब माल दान में दिया तो गया क्या, माल। और मैंने आपको बताया था कि माल को जब बेचने के अलावा अन्य कोई उपयोग में लेते हैं, माल को जब बेचने के अलावा अन्य उपयोग में लेते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, आपको सेल्स की जगह परचेज लिखना पड़ता है। तो जब माल दान में दोगे तो माल अपने लिए हानि होगी, उस व्यापारी के लिए वो माल दान में देना क्या हो गया, हानि होगी। अब माल दान में देना हानि है। अब दान को इंग्लिश में कहते हैं चैरिटी, तो आपको चैरिटी अकाउंट को तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आपको चैरिटी अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट किसको करोगे, आप परचेज को करोगे। भी आपने माल को क्या कर दिया, माल को दान में दे दिया। तो एंट्री क्या होगी, माल दान में देने पर, माल दान में देने पर। माल दान में देने पर तो एंट्री क्या बनी, दान में दिया, दान अपने लिए हानि होगी, चैरिटी अकाउंट तो डेबिट हो गया। टू क्या गया, टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब देखो माल को कई बार फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया जाता है। अब फ्री सैंपल होता क्या है, जैसे जब माल बेचते हैं तो आपने सुना होगा कि कई बार जब अपने व्यापारी आते हैं सेल, तो वो क्या करते हैं, माल का सैंपल देकर जाते हैं। माल का क्या, जो खुद थोक व्यापारी आते हैं वो क्या है, माल का सैंपल दे के जाते हैं, और सैंपल उस व्यापारी के लिए क्या है, यानी वो सैंपल दे के जाते हैं, व्यापारी भी हो सकता है सैंपल दे किसी को, तो वो सैंपल व्यापारी के लिए हानि है। और सैंपल के रूप में कभी भी कैश नहीं दिया जा सकता, सैंपल के रूप में सदैव है वो माल ही दिया जाता है। सैंपल के रूप में आप क्या दे सकते हो, माल दे सकते हो, कभी भी कैश नहीं दे सकते। इसलिए आप इसका जब लेखा करोगे तो उसका लेखा क्या होगा, फ्री सैंपल अकाउंट को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फ्री सैंपल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। माल को मुफ्त नमूने के रूप में वितरित करने पर, माल को मुफ्त नमूने के रूप में वितरित करने पर, जब माल को मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन इसका होगा बीइंग गुड्स गिवन, माल को मुफ्त नमूने के रूप में वितरित करने पर इसकी एंट्री होगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट। जब आप माल को मुक्त नमूने के रूप में वितरित करोगे तो उसकी एंट्री करोगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, यानी माल है वो क्या है, फ्री सैंपल के रूप में वितरित कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या करी, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में माल को वितरित किया। ठीक है। अब देखो, जब माल द्वारा बिक्री कर सहित माल का विक्रय करेंगे तो अपने क्या करेंगे, ग्राहकों से बिक्री की राशि तो वसूल करेंगे, साथ में क्या करेंगे, सेल्स टैक्स भी करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन दोनों जोड़ के प्राप्त करना है तो कैश में तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स टैक्स अकाउंट, दोनों जोड़ के कैश में आ जाएगा टू सेल्स और टू सेल्स टैक्स। फिर हम माल जब दान में देंगे, माल जब दान में देंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, चैरिटी टू परचेज होएगी। माल जब दान में देंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी माल को दान में दे दिया। माल को जब मुफ्त नमूने के रूप में बांटेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, फ्री सैंपल को, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज करेंगे। अब देखो, लगभग सारी प्रविष्टियाँ अपनी हो चुकी हैं। कुछ एक प्रविष्टियाँ आएगी जिनका हमें लेखा करना नहीं होता, क्योंकि उसमें मौद्रिक व्यवहार नहीं होता। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई, अपॉइंट किया गया उसे, तो इसका लेखा नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि इसमें फ़िलहाल कोई कैश प्रभावित नहीं हुआ है। या फिर ऐसे आ जाए, माल का ऑर्डर दिया, जैसे माल का आदेश दे दिया लेकिन अभी तक माल नहीं आया, तो माल के आदेश देने की प्रविष्टियाँ भी नहीं होती हैं। अब लगभग सारी प्रविष्टियाँ मैंने आपको करा दी है, बाकी अगर कोई प्रविष्टि आती है तो उसको साथ में क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उसके साथ करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने आगे करेंगे। धन्यवाद।